आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहले से ही रिलेटेड टॉपिक है। जैसा कि हमने पहले से ही पढ़ा है ऑब्लिक रिटाइल मोशन क्या होता है, और उसमें हमने काफ़ी सारी क्वांटिटीज जो है वो फाइंड आउट किए थे। और फाइनली हमने जो उसमें लास्ट में पढ़ा था वो हमारा था कि फॉर एनी टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वी गेट सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। तो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज हमें मिल जाता है दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए। और उसके पहले हमने ये पढ़ा था कि अगर हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं, ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो जो हमारा एंगल होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए वो होता है थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, है ना। आज हम उसी टॉपिक को आगे लेके बढ़ेंगे। इसमें हमारा एक छोटा सा टॉपिक बच गया था कि अगर ऑब्लिक रिटाइल मोशन में हम एट एनी इंस्टेंट हम अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहें तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो अब हम उसके आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले फिर से मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, और जब तक मैं डायग्राम बनाऊं तब तक आप ऑब्जर्व कीजिए। आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो वो आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। तो मेरे पास जो डायग्राम था, दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस। ओके, मेरा डायग्राम था ये, मैंने ओरिजिन से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया जो कि OAB पाथ पे चलती है, फाइनली बी पॉइंट पे जो ग्राउंड लेवल का है वो उस पे हिट करती है। तो मेरा ये जो वेलोसिटी था, जिस वेलोसिटी से मैंने इसको फेंका था, दिस इज माय वेलोसिटी u, दिस इज velocity of projection and this is what, this is my angle of projection. Okay, this is my velocity of projection and this is my angle of projection. तो ये जो मेरा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, ये आपको पता है ऑलरेडी कि ये u cos थीटा हो जाएगा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हो जाएगा आपका u sin थीटा। ओके, दिस इज u cos थीटा एंड दिस इज u sin थीटा। अब मैं एट एनी इंस्टेंट, मान लीजिए कि ये मेरा पॉइंट P है, इस पॉइंट पे मैं निकालना चाहता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। विच मीन्स अगर मैं पॉइंट P की बात करूं तो पॉइंट P पे आप देख सकते हैं ये वर्टिकल डिस्टेंस जो इसका है ये y है एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज x। ओके, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये आपका कितना है, y है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आपका x है। तो इस P पॉइंट पे कोऑर्डिनेट हो जाता है xy, है ना। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होता है, xy। अब अगर यहां पे इसकी वेलोसिटी की बात करूं तो इसके पास यहां पे भी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, दिस इज vx, और ये है कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vy। ओके, तो यहां पे भी इसके पास दो कंपोनेंट है, दैट इज vx एंड vy। और अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, दिस एंगल, है ना। अगर मैं ये एंगल फाइंड आउट करना चाहूं, अगर मैं ये एंगल फाइंड आउट करना चाहूं तो आप देख सकते हैं मुझे ये एंगल निकालना पड़ेगा जिसको मैं बीटा मान लेता हूं। ओके, तो ये मेरा डायरेक्शन के लिए मुझे बीटा निकालना पड़ेगा, और रिजल्टेंट के लिए मुझे निकालना पड़ेगा ये v रिजल्टेंट, जिसको मैं यहां पे v इंस्टेंटेनियस कह रहा हूं। ये आप कैसे निकाल सकते हैं, तो आप आराम से पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हैं इसको, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो ये कितना होगा, तो अगर मैं इसको अच्छे से यहां पे आपको दिखाना चाहूं तो अगर मैं यहां पे ये इसको बना लेता हूं, दिस इज माय रेक्टेंगल, है ना, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। तो v इंस्टेंटेनियस या v रिजल्टेंट आप कैसे निकाल सकते हैं, तो आराम से आप पाइथागोरस अप्लाई करके, ये आपका vy है तो ये भी आपका vy हो जाएगा एंड दिस इज vx। ओके, तो हम v इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे, तो यही हमारा टॉपिक है आज का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, instantaneous velocity of projectile at any point, मैं यहां P ले रहा हूं, at any point P कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मुझे पहले Vx फाइंड आउट करना पड़ेगा और Vy फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो Vx हमें ऑलरेडी पता है कि Vx तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा ही होता है। ये थ्रू आउट द मोशन ये यूनिफॉर्म रहता है, ये पहले मैंने आपको बता चुका हूं। क्यों यूनिफॉर्म रहता है ये, क्योंकि हमने ऑलरेडी एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल ले लिया है प्रोजेक्टाइल मोशन में।
तो जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो u cos थीटा चेंज आपका नहीं होता है, ये यूनिफॉर्म ही रह जाता है ना। इसको कोई भी ऐसा क्वांटिटी नहीं है जो अपोज करे। पहले तो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस होता है अपोज करने के लिए, लेकिन इन प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल ले लेते हैं, तो ये u cos थीटा थ्रू आउट द मोशन यूनिफॉर्म रहता है। तो Vx हमारा कितना हो गया, यूनिफॉर्म रहेगा हमेशा, जो कि होगा u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये, और ये हमेशा यूनिफॉर्म रहता है u cos थीटा, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर हम Vy की बात करें तो Vy हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है और ये यूनिफॉर्म नहीं रहता है, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। क्यों टाइम टू टाइम चेंज होता है? Vx तो कभी चेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्म ही रहेगा, लेकिन Vy के चेंज होने के कारण ही रिजल्टेंट वेलोसिटी चेंज होती है। क्योंकि ये Vy जो है वेलोसिटी, ये ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण है, तो Vy की वैल्यू कितनी होगी? तो Vy की वैल्यू हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। चूंकि Vy हमारा वर्टिकल मोशन के लिए है, तो सिंस हम जानते हैं हमारे पास v is equals to u plus at है, तो अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करूं तो ये Vy is equals to uy plus ayt हो जाएगा। और फिर से Vy जो आपको है वो निकालना है, uy plus ayt। uy हमारा क्या है? uy is u sin theta and this is your ux is equals to u cos theta। तो ui आपका कितना हो गया? u sin theta। ay एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो माइनस में होगा, तो माइनस gt। तो हमने Vy फाइंड आउट कर लिया, u sin थीटा माइनस gt, है ना। ये हमारा Vy हो गया एंड दिस इज माय Vx। ओके, लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें तो रिजल्टेंट चाहिए, हमें रिजल्टेंट चाहिए या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। तो v इंस्टेंटेनियस कितना होगा? तो आराम से आप इसको लिख सकते हैं, जैसे कि आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो v इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, है ना। अब आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो vx स्क्वायर आपका है u cos थीटा, ये हो जाएगा u cos थीटा का होल स्क्वायर, और vy आपके पास है u sin थीटा माइनस gt, तो ये इसका होल स्क्वायर बन जाता है ना। दिस इज u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो ये हमारा निकल जाता है v इंस्टेंटेनियस हमारा निकल जाता है रूट ओवर, ओके, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पे हो जाता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस 2ab माइनस 2ugt साइन थीटा, माइनस 2ugt साइन थीटा एंड प्लस b स्क्वायर, और b स्क्वायर आपका है g स्क्वायर t स्क्वायर, है ना। तो ये आपका हो जाता है प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, ओके, g स्क्वायर t स्क्वायर। फिर से तो इसको मैं अगर वापस से सॉल्व करना चाहूं तो ये क्या बन जाता है? आप देख सकते हैं यहाँ पे u स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस 2ugt साइन थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, ओके, प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। तो ये आपका 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर माइनस 2ugt साइन थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। दिस इज व्हाट? दिस इज v इंस्टेंटेनियस, है ना। तो ये v इंस्टेंटेनियस का जो हमारा फॉर्मूला बना वो क्या बना? रूट ओवर u स्क्वायर माइनस 2ugt साइन थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, जिसको आप आराम से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट p, ओके। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, है ना, ओके। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो यहां पे भी आप निकाल सकते हैं, p पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि अगर मैं बोलूं कि ये मेरा एंड पॉइंट है,
तो इस एंड पॉइंट पे मुझे क्या वेलोसिटी मिलेगा, यानी कि ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल है ये इस पॉइंट पर है ना ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करेगा और कितने एंगल से हिट करेगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब ये प्रोजेक्ट को आप फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो ये जब फिर से वापस से ग्राउंड पे आएगा तो ये कितने वेलोसिटी के साथ और किस एंगल से इस ग्राउंड को इसको हिट करेगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं पहले आप इसको नोट डाउन कर लें आराम से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, तो ये हमारा था वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट पी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, अब हम इसमें निकालेंगे वेलोसिटी जो होगा हमारा एट द एंड पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओके, ये कितना होगा। तो अब हम निकालने के लिए जा रहे हैं कि हमारा जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा एंड पॉइंट पर। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है ना एट द एंड पॉइंट है ना, जब ये खत्म हो रहा है तो यहां पे कितना होगा। ठीक है, ओके। तो अगर मैं एंड पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहले आप एक चीज इसमें आपको एक बड़ी अच्छी चीज समझने के लिए है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये अगर आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं पता है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आप ग्राफिकल मेथड से अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहें तो आप ग्राफिकल मेथड सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ये जो ब्लॉक है ना, अगर मेरे पास एक ब्लॉक है और अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ इस पॉइंट पे है ना, मैं अगर यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ F1, अगर मेरे पास एक फोर्स है F1 और मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो उसके लिए आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है। तो अगर मैं ये वेक्टर ड्रॉ करूं तो क्या ये करेक्ट होगा? क्या ये वेक्टर जो मैंने ड्रॉ किया है इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है तो मैंने ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो क्या ये करेक्ट है? आंसर इज नो, ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम ऐसे ड्रॉ नहीं करते हैं। याद रखिएगा, जब भी मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ड्रॉ करूंगा तो मेरा जो वेक्टर है उसका टेल हमेशा उस पॉइंट पे होना चाहिए, है ना। उस पॉइंट से टेल निकल, या तो उस पॉइंट पे टेल होना चाहिए या उस पॉइंट से वो निकलता हुआ अपीयर होना चाहिए कि उस पॉइंट से निकल रहा है, ऐसा अपीयर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब हमने डायग्राम गलत ड्रॉ किया है। तो फिर हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ये मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा। देखिए, ये मेरा दिस इज माई F1। ओके, आपको ऐसा देखिए, अगर मैं इसको फिर से इसको हटा दूं तो मैंने ये ड्रॉ किया है। एक्चुअली फोर्स तो इस पॉइंट पे लग रहा था, पॉइंट पी पे, है ना। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो टेल है मेरा वेक्टर का वो यहां से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, आपको अपीयर हो रहा है। तो कुल मिला के कहना ये है कि जो भी आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा वहां उस पॉइंट पर आपका वेक्टर का हेड नहीं होना चाहिए, उस पर आपका टेल होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूं आपको? क्योंकि मैं इसको अभी यहां पे अप्लाई करूंगा। ठीक है, कैसे अप्लाई करूंगा वो हम देखते हैं। तो अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से और मैं इस पे फोकस करता हूं कि मुझे क्या निकालना था। मुझे निकालना था वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट। तो हमारे पास ऑलरेडी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला है, v इंस्टेंटेनियस, सिंस वी हैव, है ना, हमारे पास क्या फार्मूला है v इंस्टेंटेनियस का? v इंस्टेंटेनियस का हमारे पास फार्मूला है रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2u/gt साइन थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास फार्मूला है किसका? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। अब मैं इसके थ्रू फाइंड आउट करूंगा कि जो वेलोसिटी होगा मेरा इन पॉइंट पे वो कितना होगा। तो एंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोजेक्टाइल यहां से चला है और यहां पे खत्म हो गया है, यानी कि जो मेरा टाइम t है वो टाइम t ना होके वो टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाता है, यानी वो tf बन जाता है। तो अगर मैं इसको tf ले दूं तो ये आपका बन जाता है u स्क्वायर माइनस 2u g tf साइन थीटा प्लस g स्क्वायर
टी एफ का हाउस। ये हमारा हो गया u स्क्वायर माइनस 2u, और जहां पे t है वो हो जाएगा टी एफ, बिकॉज t इज व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट एंड दिस इज आवर साइन थीटा, है ना, प्लस जी स्क्वायर, t हमारा फिर से हो गया टी एफ का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपका बन जाता है रूट अंडर u स्क्वायर माइनस 2u जी टी एफ साइन थीटा प्लस जी स्क्वायर टी एफ का होल स्क्वायर। और टाइम ऑफ फ्लाइट का जो हमारा एक्सप्रेशन है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है u स्क्वायर माइनस 2u जी टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास है 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है, ओके। और इसके साथ में आपका ये साइन थीटा आ जाता है, प्लस ये हमारा हो गया जी स्क्वायर टी एफ का होल स्क्वायर। तो इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, ओके, ठीक। तो आप इसको देख सकते हैं, ये 2 इंटू 2 4, और ये u इंटू यू स्क्वायर, और ये तो आपका g और g कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां भी g स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये बनता है माइनस 4u स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 2 टू 4 u इंटू यू स्क्वायर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां भी हमारे पास 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है जो कि प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये पूरा का पूरा ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास सिर्फ बच जाएगा रूट अंडर यू स्क्वायर, जिसको मैं यू लिख सकता हूं आराम से। इसका मतलब ये जो हमारा वी इंस्टेंटेनियस था, है ना, ये वी इंस्टेंटेनियस जो हमारा था वो यू निकल गया, लेकिन हम निकाल कहां रहे थे, एंड पॉइंट पर, तो हम इस v को लिख सकते हैं v एंड पॉइंट का, ये निकल जाता है u हमारा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या था, ये हमारा था वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका था, और जब ये वापस ग्राउंड को हिट करता है तो हम जो निकाले v एंड पॉइंट वो भी हमारा u भी निकल जाता है। इसका मतलब जिस वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया था उसी वेलोसिटी से वापस ये ग्राउंड को हिट करता है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन जिस वेलोसिटी के साथ हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं उसी वेलोसिटी के साथ वो वापस उस ग्राउंड को हिट करता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसमें एक और भी मैंने आपसे बात कही थी कि किस एंगल से हिट करेगा। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि अगर आप वेक्टर ड्रॉ करना चाहें तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे आपको ऑलवेज टेल रखना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, दिस, है ना, तो ये मेरा हो जाएगा वेलोसिटी, है ना, ये वेलोसिटी हो गया एंड पॉइंट का, ओके। तो ये वेलोसिटी कितना होगा, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ एंड पॉइंट होगा ये आपका u ही होना है ना। ये जो वेलोसिटी होगा आपका एंड पॉइंट का, वेलोसिटी एंड पॉइंट, ये आपका u ही होगा। दूसरी बात कि ये जो है ये कितना होगा, है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले दूं कि ये वेलोसिटी जो होगा एंड पॉइंट का ये u होगा, है ना, ओके। वेलोसिटी ऑफ एंड पॉइंट ये u होना है। अब ये है कि कितने एंगल से इसको हिट करेगा, तो एंगल भी हमें फाइंड आउट करना है ना, एंगल भी हमें फाइंड आउट करना है ये किस एंगल से हिट करेगा। तो पहले हम यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करते हैं कि एट एनी पॉइंट P पे ये जो हमारा डायरेक्शन था बीटा, तो ये tan बीटा कितना होगा। तो हम देख सकते हैं फॉर डायरेक्शन tan बीटा कितना होगा, तो tan बीटा आपका हो जाएगा vy अपॉन vx, और ये vy कितना था हमारा, vy हमने पहले ही फाइंड आउट करा है कि जो vy हमारा था v इज इक्वल टू u प्लस at से, कि vy हमारा था u साइन थीटा माइनस gt, एंड vx कितना था आपका, vx आपका था u cos थीटा, ओके। तो tan बीटा हमारा कितना आ गया, tan बीटा हमारा आ जाता है u साइन थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा, किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे डायरेक्शन के लिए। लेकिन मुझे एंड पॉइंट पे चाहिए कि किस एंगल से वो हिट करेगा। तो एंड पॉइंट का मैं एंगल निकालना चाहूं तो मैं इसी में क्या करूंगा, क्योंकि एंड पॉइंट है तो ये जो मेरा t है ये आपको क्या बन जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप t के प्लेस पे टाइम ऑफ फ्लाइट रख सकते हैं। तो मैं फॉर एंड पॉइंट की अगर बात करूं, अगर आपको उसको नोट डाउन करना है वापस से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो एंड पॉइंट पे
एंगल कितना होगा। तो अगर मैं एंड पॉइंट की बात करूं तो अगर मैं यही एक्सप्रेशन लेता हूं tan बीटा, तो ये बन जाता है आपका u sin थीटा माइनस जी टी क्या बन जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि एंड पॉइंट की बात कर रहा हूं तो टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाता है। और ये हो गया आपका u cos थीटा, और इस एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करें तो ये होगा u sin थीटा माइनस जी, pf की वैल्यू कितनी होती है 2u sin थीटा अपॉन जी, और ये आपका u cos थीटा, जी क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया, u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस u sin थीटा, है ना। 2u sin थीटा में एक u sin चला गया तो u sin थीटा बचा, और इसके साथ नेगेटिव साइन था तो ये नेगेटिव साइन लग गया अपॉन u cos थीटा, u आपका कैंसिल हो गया, है ना। तो ये आपका बन जाता है माइनस tan थीटा, और अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री आप इसको लिख सकते हैं tan ऑफ माइनस थीटा। ओके, इसका मतलब tan बीटा किसके बराबर हो गया, देयरफॉर tan बीटा इज इक्वल्स टू tan माइनस थीटा, देयरफॉर बीटा इज इक्वल्स टू माइनस थीटा। ओके, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस थीटा। कहने का मतलब ये है कि हमने फेंका था इसको किस एंगल से, थीटा से, और ये गिरा किस एंगल से, गिरा किस एंगल से, तो आंसर है थीटा एंगल से ही ये गिरता है। इट मींस ये जो एंगल इसका है दिस वन, ये कितना है थीटा, है ना, ये थीटा एंगल से ही गिर रहा है। ये माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि ये जो ये मूव कर रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन ये जो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि प्रोजेक्टाइल मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप इसको लिख भी सकते हैं कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द प्रोजेक्टाइल मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, यहां हमने देखा क्या, पहले हमने ये देखा कि जिस वेलोसिटी से हमने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका है उसी वेलोसिटी से जाके ये वापस ग्राउंड को हिट करता है, और जिस एंगल से फेंका है उसी एंगल से ये उसको हिट करता है। ओके, विच मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं एट द एंड पॉइंट, द प्रोजेक्टाइल hit the ground with the velocity same as its initial velocity and same as its angle of projection, यानी कि थीटा से ही उसको हिट करेगा और u से ही उसको हिट करेगा, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी बन जाता है वो u ही बन जाता है। तो आपने देख लिया कि बीटा जो हमारा था वो माइनस थीटा हो गया। माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस इंडिकेट करता है कि प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और थीटा एंगल से हिट कर रहा है, मतलब जिस एंगल से हमने फेंका था, है ना। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है और इसको दिमाग में बैठा लेना है कि इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन हम जिस एंगल से उसको प्रोजेक्ट करते हैं, जिस एंगल प्रोजेक्शन से, उसी एंगल से वो ग्राउंड को हिट करता है, और जिस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन से उसको हम फेंकते हैं वो उसी वेलोसिटी से जाकर ग्राउंड को हिट करता है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर आप फिर से इसको नोट डाउन करना है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। अब इसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो हमें जाननी है, ठीक है। जैसे हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या क्या फाइंड आउट किया, तो हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए सबसे पहले निकाला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमें क्या मिला था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो हमें मिला था इसके लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमें क्या मिला था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमें मिला था y इज इक्वल्स टू px माइनस qx स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू px माइनस qx स्क्वायर। तो ये हमें मिला था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वेयर p की वैल्यू कितनी थी, तो p की वैल्यू tan थीटा थी जो कि एक कांस्टेंट था, है ना, p की वैल्यू tan थीटा जो कि कांस्टेंट था, एंड q की वैल्यू कितनी थी, तो q की वैल्यू थी हमारे पास हाफ g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना। ये वैल्यू हमारे पास थी हाफ g u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गई। तो ये p की वैल्यू थी, ये q की वैल्यू थी। अगर मैं p की वैल्यू q की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूं तो मुझे मिल जाता है y इज इक्वल्स टू p tan थीटा,
विच मीन्स y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस q की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डालूं तो मुझे मिल जाएगा gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, है ना। तो आप इसको ऐसे, मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। अगर मैं cos थीटा यहाँ पे लिखूं और मैं ये sin थीटा लिखूं यहाँ पे, और एक मैं sin थीटा और भी यहाँ पे डाल दूं, और एक cos थीटा मैं इसके साथ में डाल दूं, है ना। आप देख सकते हैं sin थीटा तो कैंसिल आउट हो जाता है, और cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा। फिर से आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि मैंने क्या किया, ऊपर नीचे sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, और एक cos को मैंने इसके साथ में लिख दिया। तो ये मेरा बन जाता है y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस ये कितना हो गया 2, ऊपर में हो गया आपका gx स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 2u स्क्वायर, ये cos थीटा और ये sin थीटा, इसको मैं एक साथ लिख दूं, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, है ना। sin थीटा cos थीटा, और यहाँ क्या बचेगा sin थीटा बाई cos थीटा, जो कि आपका हो जाएगा tan थीटा, है ना। फिर से देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये tan थीटा बन गया, और यहाँ बचा 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा, जो कि मैंने लिख दिया 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। ओके, तो ये बन गया y इज इक्वल्स टू x tan थीटा। अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूं, है ना, x tan थीटा अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस x तो निकाल लिया tan थीटा, तो यहाँ बचा gx अपॉन u स्क्वायर, और ये देखिए 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इसका वैल्यू होता है sin 2 थीटा का। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, है ना। तो y की वैल्यू क्या हो जाती है x tan थीटा, और फिर से आप देखिए इस g को अगर मैं नीचे लिखना चाहूं 1 माइनस x अपॉन u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं आराम से, है ना, क्योंकि ये g फिर से वापस चला जाएगा ऊपर, तो फिर gx हो जाएगा। तो ये u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g क्या होता है, ये होता है रेंज r, है ना, ये होता है रेंज r। तो आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r, 1 माइनस x अपॉन r, है ना। ये क्या है, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, किसका फार्मूला है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला है। तो ये बन जाता है आपका x अपॉन r। तो एक आपको ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक आपको ये नया फार्मूला मिल गया, है ना। पहले से ऑलरेडी हमारे पास था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, y इज इक्वल्स टू px माइनस qx स्क्वायर, ये p की वैल्यू, ये q की वैल्यू, लेकिन हमें एक और वैल्यू मिल गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा into 1 minus x upon r, where r is what, r is horizontal range, और horizontal range का जो फार्मूला है वो क्या होता है u square sin 2 थीटा अपॉन g, है ना। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम देगा। अगर आपको r निकालना हो और डायरेक्ट आपका कोई न्यूमेरिकल आपको दिया हो, इसमें r आपको फाइंड करना हो, x y कोऑर्डिनेट दिया हो और थीटा दिया हो, तो आप आराम से हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। और भी इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। फिलहाल अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वापस से आप वीडियो को पॉज करके, इस वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं इसमें आपको कुछ और बताना चाहता हूं। कुछ इसमें बातें ऐसी भी है जो आपको समझनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है ना, क्या है हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। इसको मैं अच्छे से पहले डायग्राम बना लेता हूं, और डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास दिस इज आवर y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस,
और ओ पॉइंट से अगर मैंने ये प्रोजेक्टाइल को फेंका है तो ये इसका मैक्सिमम हाइट है ना, दिस इज व्हाट मैक्सिमम हाइट, दिस इज ए ओ ए बी एंड दिस इज सी, ए सी इज आवर मैक्सिमम हाइट एंड ये आपका है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। अच्छा, अगर ये जो मैक्सिमम हाइट है इसके पीक पॉइंट से अगर मैं इसको मिला दूं, है ना, ये इसको मिला दूं तो मुझे एक एंगल मिल जाता है, दिस इज कॉल्ड, मैं इसको मान लेता हूं ये फाई एंगल है। तो ये क्या फाई, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पीक पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ peak point of maximum height, अच्छा है ना, ये अच्छा ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कौन सा, एंगल ऑफ एलिवेशन फाई है ना, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा हमारा है, थीटा। तो ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो हम इसको लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन फाई, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन फाई, दैट इज एंगल ऑफ द पीक पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम हाइट, है ना, एंगल ऑफ द पीक पॉइंट, दैट इज एंगल ऑफ द पीक पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन फाई और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, इसमें क्या रिलेशन है, तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम देगा, ये न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है कि हमारे पास रिलेशन है tan फाई इज इक्वल्स टू हाफ tan थीटा, है ना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्या रिलेशन है, tan फाई इज इक्वल्स टू हाफ tan थीटा। तो ये आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पीक पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम हाइट एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो रिलेशन क्या है, tan फाई इज इक्वल्स टू हाफ tan थीटा। ओके, तो आप इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हैं और इस पे जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे मैं फर्दर जब मैं न्यूमेरिकल पे आऊंगा तब मैं बताऊंगा कि इससे आप कैसे न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत सारी क्वांटिटीज जो हमने पढ़े, क्या क्या पढ़ लिया हमने, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो या ऑब्लिक हो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, दोनों केस में हमने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालते हैं। लेकिन जब हम मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है। तो हमने दो तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। अब एक तीसरी तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली ये बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जो तीसरा टाइप का जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो पढ़ा जाए। तो मैं उसको कुछ उसमें ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भी किया है कि सर आप प्लीज़ आप वो बता दीजिए, फ़ोन करके मुझे रिक्वेस्ट मिला है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं बताता हूँ आपको कि प्रोजेक्टाइल मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये जो टॉपिक है ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, बोर्ड्स के लिए तो नहीं है बट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये पूछा जाता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है इंक्लाइंड प्लेन पे, उसके लिए जो सारी जो क्वांटिटीज है, टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर मैक्सिमम हाइट या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, ये कैसे चेंज हो जाती है ना, ये आपको पढ़ना है। तो ये जो है मेरे पास एक प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, है ना। जैसे आप पहाड़ पे चढ़ते हैं उसी तरह से मान लीजिए कि आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, आपको एक हिल टाइप का आपको मिल गया है प्लेन, है ना। तो हिल एरिया है, तो वहां पे अगर आप किसी को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ अगर अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे खड़े हो और आप एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे करके फेंकते हो, है ना, ये दिस इज द प्रोजेक्टाइल, है ना। आप इसको अगर आप फेंकते हो, ठीक है, कहाँ फेंक रहे हो आप, इंक्लाइंड प्लेन पे, तो इसके लिए जो सारी क्वांटिटीज है वो कैसे बदल जाते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से ये आपका बन जाएगा, दिस इज योर वेलोसिटी, है ना, दिस इज योर वेलोसिटी जिसे आप फेंकेंगे। और अगर मैं ये जो मैंने प्लेन लिया है इसी को अगर मैं एक्स एक्सिस बोल दूं, है ना,
इसी को अगर मैं एक्स एक्सिस कह दूं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो y में कैसे बनाऊंगा, y में एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर बनाऊंगा, तो ये दिस इज माई y एक्सिस है ना, दिस इज माई y एक्सिस। तो ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। x एक्सिस जो है वो कितना, ये जो प्लेन है ये कितना इंक्लाइंड है, तो ये अल्फा एंगल से इंक्लाइंड है। ये क्या है आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है ना, दिस इज u। और अगर ये u है तो ये कंपोनेंट आपका बन जाता है u sin थीटा। ओके, दिस इज u sin थीटा, और ये कंपोनेंट जो आपका बन जाएगा ये बन जाएगा u cos थीटा है ना। ओके, अब अगर मैं इस पॉइंट पे हूं, ठीक है, क्योंकि मैं प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंकता हूं, तो अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं g किधर काम करेगा आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, तो ये आपका हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है ना। ओके, तो इस g के फिर से हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, हमने पढ़ा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में, किसके हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका ये दिस, और एक तो आपका ये इसी पर बन जाएगा आपका है ना, ये दिस वन। ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, दिस इज पैरेलल कंपोनेंट एंड दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये ए परपेंडिकुलर कितना होगा, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी आपका अल्फा ही होगा है ना। तो ये ए परपेंडिकुलर बन जाएगा आपका, क्योंकि अल्फा के साथ ये साइड अटैच है, तो ये आपका बन जाएगा जी कॉस अल्फा, और ये आपका बन जाएगा, चूंकि ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और चूंकि इंक्लाइन की तरफ फेंक रहे हैं, तो ये डिसलरेट होगा, तो डिसलरेट होगा तो ये जी आपका बन जाएगा माइनस जी साइन अल्फा है ना। तो ये जो कंपोनेंट है इसका नाम मैं रख दूंगा पैरेलल। पैरेलल कंपोनेंट देख सकते हैं आप, ये इस प्लेन के पैरेलल है, तो ये पैरेलल कंपोनेंट हो गया। ये कितना, माइनस जी साइन अल्फा, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जी कॉस अल्फा। बहुत लोगों के मन में ये आता है, बहुत जो अभी स्टार्ट में 11th क्लास पढ़ रहे हैं, तो उन्हें ये समझ नहीं आता कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल अल्फा कैसे हुआ। तो ये सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको बढ़ा दूं आगे है ना, ये इसको मैं बढ़ा दूं तो ये एंगल तो आपको 90 डिग्री का हो जाता है, तो ये 90 हो गया, ये अल्फा हो गया। तो ये अगर अल्फा है, ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा है ना। कितना हो जाएगा ये 90 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। और चूंकि ये पूरा एंगल 90 का है ना, तो अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये जो बच गया वो कितना हो जाएगा, अल्फा है। तो ये एंगल आपका अल्फा हो जाता है। तो अगर ये अल्फा है तो ये इसका हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर कौन सा, जी कॉस अल्फा, एंड ये जो पैरेलल कंपोनेंट होगा ये बन जाएगा आपका माइनस जी साइन अल्फा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल है वो डिसलेरेट होता है इंक्लाइन प्लेन पे, इसलिए माइनस जी साइन अल्फा। तो बात यहाँ ये आती है कि अब हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज है, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारे पास, मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट आप देख सकते हैं कि जो पहले मैक्सिमम हाइट था, अगर मैं एक ऑब्लिक प्रोजेक्ट की बात करूं इन एन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये यहाँ से हम यहाँ तक लेते थे है ना। लेकिन अब जो हमारा मैक्सिमम हाइट है वो यहाँ से लेके आप देख सकते हैं ना, ये समथिंग यहाँ पे आपका मैक्सिमम हाइट आएगा। ये कम है आपका मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे आ रहा है ना। तो ये जो मैक्सिमम हाइट होगा वो कितना होगा, तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट अब क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैसे चेंज होगा ये आप निकाल सकते हैं। तो अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूँ, ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक था क्या था, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन in an inclined plane, in an inclined plane, okay। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन था वो क्या था, 2u sin थीटा अपॉन g है। इसके लिए कैसे चेंज होगा, इसको समझना बहुत ही आसान है। कैसे, तो ये आपका है 2u sin थीटा क्या है आपका, तो ये तो u y कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट है अपॉन g, देख सकते हैं ये वर्टिकल कंपोनेंट u y जो हमारा है वो u वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल, ये आपका है u sin थीटा। ये जो आपका ux है ना, ux ये कैसा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी ये पैरेलल कंपोनेंट है आपका। तो u पैरेलल कितना हो जाएगा, u cos थीटा है ना। ओके, तो u x ही आपका u पैरेलल है, u cos थीटा, u y आपका जो है वो u परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, u sin थीटा है ना। तो हम ये परपेंडिकुलर पैरेलल इसमें यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे आप देखिए। तो tf आपका बन जाता है ये
2u sin थीटा अपॉन जी में ये u sin थीटा u y हो गया, और u y क्या आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2u परपेंडिकुलर, ओके 2u परपेंडिकुलर। तो चूंकि हमने u का ऊपर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया है, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका भी हम नीचे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेंगे। अगर मैं ऊपर पैरेलल कंपोनेंट में लाता तो मैं नीचे पैरेलल कंपोनेंट लेता। तो g के लिए मैं लिखूंगा a का पैरेलल कंपोनेंट। व्हाट इज a? a जो है वह आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है, लेकिन ये एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका है g cos अल्फा और पैरेलल कंपोनेंट है आपका माइनस g sin अल्फा। तो चूंकि ऊपर में आपका ये परपेंडिकुलर आ रहा है, तो नीचे में भी आपका परपेंडिकुलर ही आना चाहिए, है ना। ऊपर में uy क्या है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो नीचे भी आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। और ये कितना हो जाएगा 2u परपेंडिकुलर, तो आपका हो गया u sin थीटा, और a परपेंडिकुलर कितना है, तो a परपेंडिकुलर है g cos अल्फा, तो g cos अल्फा, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो आपका एक्सप्रेशन हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का tf का एक्सप्रेशन क्या बना आपका, tf का एक्सप्रेशन बना 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, g cos अल्फा, है ना। व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या है, तो अल्फा जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल था उससे ये जो प्लेन इंक्लाइंड है कितने एंगल से, अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना। तो टाइम फ्लाइट का एक्सप्रेशन क्या बना 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर जो था वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो नीचे भी हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेंगे। दूसरी बात, हमने और भी एक्सप्रेशन पढ़े थे, जैसे कि हमने एक्सप्रेशन पढ़ा मैक्सिमम हाइट के लिए। तो मैक्सिमम हाइट के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन था फॉर मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो था hm इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। ये एक्सप्रेशन था हमारा मैक्सिमम हाइट का, hm इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसको फिर से आप देख सकते हैं ये क्या है, तो ये है आपका u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, है कि नहीं। तो इसको आप लिख सकते हैं, ऊपर में कौन सा कंपोनेंट आ गया, फिर से u साइन थीटा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है, तो ये u वर्टिकल का होल स्क्वायर, तो 2 जो हम g लेंगे, है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a जो हम लेंगे g के लिए, g का जो कंपोनेंट हो गया a पैरेलल और a परपेंडिकुलर, तो चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी हम a परपेंडिकुलर को यूज करेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है, हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा hm मैक्सिमम हाइट के लिए, ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है u परपेंडिकुलर हमारे पास फिर से हो गया u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2a परपेंडिकुलर कितना है g cos अल्फा, तो ये बन जाएगा g cos अल्फा, और ये एक्सप्रेशन हो गया hm इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा। दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो हमने देखा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए और मैक्सिमम हाइट के लिए, एक हमारा बच गया हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन है वो आप खुद ही फाइंड आउट करें, और कमेंट बॉक्स पे, है ना, कमेंट बॉक्स में आप मुझे वो शेयर करें कि आपने फाइंड आउट किया कि नहीं, और किया तो कितना किया, कितना आपका एक्सप्रेशन आया, वो मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ शेयर करें। और चूँकि मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो अब जो बाकी लेक्चर्स बच गए हैं वो आप कह सकते हैं कि वो लास्ट लेक्चर होगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना। और आपको अगर मेरे चैनल से कुछ बोल सकते हैं कि अगर एक अच्छी इंफॉर्मेशन है ना, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिक्स और जो भी है, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको इस चैनल पे बने रहना चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना। तब तक के लिए गुड नाइट। और अगर मेरा चैनल जो है वो आपको हेल्पफुल लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पे लिखें। ओके, गुड नाइट।